हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट, क्लास 12 का टाइम टेबल आ चुका है बोर्ड्स का। तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो टेलीग्राम पे जाकर देख लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और अपना सब्जेक्ट्स देख लो कि कौन सा किसका किस दिन पढ़ा हुआ है। और बेसिकली मैंने अभी देखा तो हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट है जो कि 7 मई को है। तो जल्दी जल्दी केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। और बायो और फिजिक्स भी देख लो यार, मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे और सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने दोस्तों को बोलो कि चैनल पे आए। तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली आज हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन देखेंगे। उसके ऊपर सारा फिजिकल स्टेट, केमिकल प्रॉपर्टीज सारा कुछ देखने वाले हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। बेसिकली इन तीनों को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो अल्कोहल को हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे K2Cr2O7 यूज हो रहा है, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। Aldehyde can be oxidized to carboxylic acid with mild oxidizing agent such as ammonical silver nitrate solution, that is Ag2O or AgNH3 whole twice plus OH minus। तो ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनका यूज करके भी हम लोग एल्डिहाइड को मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में या कार्बोक्सिलिक एसिड में ट्रांसफर कन्वर्ट कर सकते हैं। मिथोनिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन मेथड। तो बस एक एक्सेप्शन आ गया भाई, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस तो होंगे ही। और एक्सेप्शन मतलब सवाल। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल है कि ऑक्सीडेशन से कौन सा नहीं बन सकता है, तो ऑब्वियसली आंसर इज मिथोनिक एसिड। Ketones can be oxidized using drastic condition using strong oxidizing agent like K2Cr2O7। तो कीटोन मोस्टली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, उसको ड्रास्टिक कंडीशन में लेके जाना पड़ता है और हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी यूज करने पड़ते हैं जैसे कि K2Cr2O7, ताकि हम लोग एक कीटोन को कन्वर्ट कर सके एसिड में। कीटोन हमें कैसे मिलता है? 2 डिग्री अल्कोहल से। तो 2 डिग्री अल्कोहल से हमें कीटोन मिलेगा, और कीटोन को अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करें तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा फाइनली। Methyl ketones can also be converted to carboxylic acid through the haloform reaction। तो ये बेसिकली हमारा एक हैलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला कीटोन है, और इस पे अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो लास्ट में जो कंपाउंड मिलता है वो भी एक एसिड ही होता है। तो मिथाइल कीटोन है, बेसिकली यहाँ CH3 है। तो मिथाइल कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कन्वर्ट करना है तो हैलोफॉर्म रिएक्शन यूज कर सकते हैं। बेसिकली हैलोफॉर्म रिएक्शन में हमारा I2 और NaOH यूज होता है। नेक्स्ट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइज एस्टर एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड। तो हम लोग सबको डिटेल्स में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब हमारा कॉमन लैंग्वेज में साइनाइड और IUPAC नेम में नाइट्राइल। तो यहाँ पे एक नाइट्राइल है और ये एक वाटर है। यहाँ एक एसिड या बेस हम लोगों ने लिया है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसको अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो एक इमिडॉल बनेगा। ये वापस रीअरेंज होकर एक अमाइड बनाएगा, और अमाइड का रिएक्शन अगर हम लोग एसिड के प्रेजेंस में करेंगे तो हमें फाइनली एक एसिड मिल जाएगा। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये जो N है इस H के साथ रिएक्ट करेगा, और जो वाटर है वो एक C के साथ रिएक्ट करेगा, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। फिर ये टोटोमराइज कर जाएगा इसमें, और फिर हमें फाइनली कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। फिर H ट्रांसफर होगा वाटर का, और फिर हमें लास्टली कुछ ऐसा एसिड और एक अमोनियम आयन मिलेगा। तो इन एल्कलाइन मीडियम RO माइनस एंड NH3 आर द प्रोडक्ट, इन एसिडिक मीडियम ROH एंड NH4 प्लस आर द प्रोडक्ट। तो एल्कलाइन मीडियम में बेसिकली ऑब्वियसली एल्कलाइन मीडियम है तो H प्लस तो एसिड के पास रहेगा नहीं, वो H प्लस चला जाएगा किसी बेस के पास।
और अगर वो एसिडिक मीडियम है तो बेस के पास एक प्लस या माइनस चार्ज दिखेगा ही हमें। ये हम लोगों ने बायोलॉजी में भी देखा है, इस बिटर आयन के कॉन्सेप्ट में, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ईथर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पानी डाल दो, तुम्हें एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा। क्योंकि एसिड और अल्कोहल के फ्यूजन से हमें एस्टर मिलता है, तो एस्टर में पानी डाल दो तो हमें एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड। तो ये हमारा इथोनिक एनहाइड्राइड है, तो इसमें अगर पानी डालेंगे तो हमें दो इथोनिक एसिड मिलेगा, क्योंकि एनहाइड्राइड जो होता है वो दो मॉलिक्यूल से बनता है। वाटर मतलब एक में H प्लस जाएगा और एक में OH जाएगा, तो हमें वापस एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड एंड नाइट्रो एल्केन। तो एसिड क्लोराइड कुछ ऐसा दिखता है, CO और फिर Cl लगा होगा, मतलब एसिड का भी पार्ट है और क्लोरीन भी है। तो इसमें पानी डाल देंगे तो ये नॉर्मली टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा तो HCl बनेगा और ये OH इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो हमें एसिड और एक मिनरल एसिड और एक ऑर्गेनिक एसिड मिलेगा। यहाँ पे 85% H2SO4 यूज करेंगे तो हमें RCOH मिल जाएगा, मतलब एक एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो ट्राई हैलोजन अगर है तो हमें पहले एक बेस यूज करना पड़ेगा, तो तीनों के जगह पे, एक्स के जगह पे, हैलोजन के जगह पे OH लगेगा और OH से पानी निकाल दो तो हमारा एक एसिड बन जाएगा और एक ये सॉल्ट बना है NaX। नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का यहाँ पे रिएक्शन दिखाया गया है, जिससे ये बन रहा है एक इंटरमीडिएट, और इसमें अगर हम लोग पानी डाल देंगे तो एसिड और MgOH बनेगा। फ्रॉम एल्कीन और हाइड्रोकार्बोक्सी एडिशन, दैट इज कोच रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन है। तो यहाँ पे एल्कीन में अगर हम लोग CO और H2 डालें और ये कुछ स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर दिया गया है तो हमें एक एसिड मिलेगा, और H3PO4 एक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड हम यूज कर रहे हैं कोच रिएक्शन में। नेक्स्ट इज स्पेशल मेथड, कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये एक सोडियम एल्कोक्साइड है, इसको CO के प्रेजेंस में हीट करें तो हमें पहले एक सोडियम सॉल्ट मिलेगा, और इसमें अगर हम लोग एक मिनरल एसिड डालेंगे तो हमें एक ऑर्गेनिक एसिड मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट विच वी वांट। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पे हीट करेंगे तो हमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम एसिटो एसिटिक एस्टर। तो ये हमारा एसिटो एसिटिक एस्टर है, जिसका हाइड्रोलिसिस करने से हमें दो एसिड और एक अल्कोहल मिल रहा है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ये एल्कीन है, इसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड मिलेगा दो डिफरेंट, और एल्काइन को भी करेंगे तो दो डिफरेंट एसिड मिलेगा, मतलब बेसिकली यहाँ से टूट रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट नंबर 5, दैट इज द ऑर्न एस्टर सिंथेसिस। तो यहाँ पे हम लोग एक एसिड क्लोराइड लिया और CH2NH2 लिया, जिसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। इस पर अगर वाटर और Ag2O डालेंगे तो हमें फाइनली एक एसिड मिल जाएगा जो हमें चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रॉम एसिड अमाइड, मतलब CONH2 अमाइड है, जिसमें अगर पानी डालेंगे तो हमें एक अमोनिया और एसिड मिलेगा। अगर इसमें नाइट्रस एसिड डालेंगे तब भी हमें एसिड N2 और H2 मिलेगा, मतलब बेसिकली अमोनिया का रिएक्शन हो जाएगा इस नाइट्रस एसिड के साथ, और कुछ नहीं। नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 1, फिजिकल स्टेट। The first three members are colorless, pungent smelling liquid, and the next three members are oily liquids having unpleasant smell. The higher are colorless, odorless, waxy solid. तो मतलब C1, C2, C3, मतलब कार्बन 1, 2, 3, ये सारे कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। C4 से C9 तक, मतलब नेक्स्ट 6 जो होते हैं वो ऑयली लिक्विड्स होते हैं और उनका स्मेल बहुत ही अनप्लेजेंट होता है, और उसके बाद मतलब C10 के ऊपर जितने भी वो सारे कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं और सॉलिड होता है, वैक्सी ऐसा देखने में लगता है। नेक्स्ट इज solubility. The lower membrane of aliphatic carboxylic acid family up to C4 are highly soluble in water. The solubility decreases with increase in the signs of alkyl group
ऑल द कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोल्यूबल इन अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन एक्सेट्रा। मतलब जो बेसिकली अप टू C4 तक, मतलब कार्बन 4 तक एलिफेटिक वाले सोल्यूबल होते हैं, बट जितना साइज हमारा अल्काइल ग्रुप का इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो सारे, मतलब लोअर हो या हायर, वो लोग अल्कोहल, ईथर और बेंजीन, ये तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें ये सारे सोल्यूबल होता है। Solubility of lower membrane of carboxylic acid is due to formation of hydrogen bond between COH group and the water molecule। तो reason क्या है लोअर वाले soluble हो रहा है, is the hydrogen bonding। Next, acetic acid exists in the solution in the dimer form due to intermolecular hydrogen bonding। The observed molecular mass of acetic acid is 120 instead of 60। तो बेसिकली अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एसिटिक एसिड का मास तो हमें 60 आना चाहिए, बट ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने जितना किया उसमें 120 आता है। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि एसिटिक एसिड कभी मोनोमरिक फॉर्म में नहीं रहता है वाटर में, हमेशा डाइमर बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। तो नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट वेरी स्मूथली फ्रॉम one member to another। The melting point of acids with even number of carbon atoms are higher than those containing an odd number immediately above and below them। तो जो कार्बन नंबर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो ज़्यादा वेरी नहीं करता, स्मूथ होता है एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक। और इवन नंबर वाले जो कार्बन होते हैं उनका ज़्यादा होता है ऊपर और नीचे के ऑड नंबर वालों से। लाइक 3, जैसे 2 एक इवन नंबर है तो 2 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 एंड 3। तो द एसिड विथ इवन नंबर ऑफ एटम्स हैव COH ग्रुप्स and the terminal CH3 group on the opposite side of the carbon chain। In the case of odd carbon, the two group lies in the same side of the chain। मतलब देखो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन है, मतलब CH3 यहाँ पे और ऑपोजिट साइड पे हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर ऑड है तो CH3 और COH एक ही साइड आ गए। दिस इज द रीजन दिस हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू दिस वन। When the terminal group lies on the opposite side, molecule fits into each other more easily, more effectively packing off molecule in the lattice, therefore resulting to higher melting। तो ऐसा जब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो ज़्यादा अच्छा फिटिंग होता है। और मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली डील्स करता है फिटिंग के साथ, तो अच्छा जहाँ फिटिंग होगा वहाँ मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा इवन नंबर में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑड नंबर। तो नेक्स्ट मूव करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस रेगुलरली विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। Boiling point of carboxylic acid are higher than those of alcohol of same molecular mass। This is due to the intramolecular bonding between two acid। तो ये ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डाइमर फॉर्मेशन हो जाता है। अल्कोहल से ज़्यादा होता है एसिड का, क्योंकि यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 2 H है ना, H भी है और O भी है। तो यहाँ पे और वहाँ पे भी OH एक साथ ही रहता है। लाइक ये वाला सिचुएशन होता है अल्कोहल में, यहाँ पे एक फ्री O भी है और फ्री H भी है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है अल्कोहल से। नेक्स्ट हम एसिडिक नेचर पे मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। तो एसिडिक नेचर ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। पॉइंट नंबर 1, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिड। As an electron withdrawing substituent, that is minus I effect, stabilizes the ion by dispersing the negative charge and therefore increases the acidity। तो माइनस ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो वो नेगेटिव को कम करेगा, तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब देने वाला है, यहाँ पे लेने वाला है। तो एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट प्लस आई intensify the negative charge on the ion, resulting in decrease of stability and thus decrease in, मतलब अगर ये देने वाला ग्रुप है तो ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, जिसके कारण इसका जो एसिडिटी है वो भी कम हो जाता है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ हैलोजन, दैट इज HCl Br एंड I। ये रहा
मतलब ये स्ट्रेंथ दिया हुआ है, इसको हाईलाइट करते हैं। इस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था हमारा नीट में। नेक्स्ट इज दैट द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक F वाला है, देन Cl, देन Br, देन I। सिमिलरली अगर Cl ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, यहाँ 2, यहाँ एक भी नहीं, तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाला। तो Cl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है। यहाँ पे 3 है तो ये सबसे अच्छा है, यहाँ पे एक भी नहीं है तो सबसे बेकार। और बीच में नंबर ऑफ क्लोरीन से कंपेयर कर दो। मतलब ये वाला, ये क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ क्लोरीन, जितना ज्यादा क्लोरीन उतना अच्छा एसिड। नेक्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर एट अल्फा पोजीशन देन बीटा पोजीशन। सिमिलरली एट बीटा पोजीशन इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन गामा पोजीशन। तो यहाँ पे कंपैरिजन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये अल्फा पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, देन बीटा पे होगा, और देन गामा पे होगा। ऑब्वियसली इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हमारा डिस्टेंस के साथ डिक्रीज कर जाता है, ये लिख देती हूँ। तो ये बेसिकली आई जो होता है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/d। तो बेसिकली ये डिस्टेंस जितना इंक्रीज होगा, ये टी नहीं लग रहा है, तो रुको मैं फिर से ट्राई करती हूँ। यस, इट्स लुकिंग डी। तो ये जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस होता है। लाइक यहाँ पास है अल्फा, अल्फा मतलब नेक्स्ट कार्बन पे ही है Cl लगा हुआ, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन बीटा, और बीटा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है गामा से। ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ इन द डिफरेंट कंपाउंड। तो ये रहा एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक एसिड, देन वाटर, देन अल्कोहल, देन वन अल्काइन, देन अमोनिया, देन नॉर्मल एल्केन। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, काफी इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग कुछ, ये हमारा कुछ नॉर्मल के, पीके, लॉग के, ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है, बट मैं ट्राई करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के और लेसर द वैल्यू ऑफ पीके, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। दैट इज pK is equals to माइनस लॉग, मतलब लॉग के ए, नहीं मतलब के ए का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए और pK का वैल्यू कम होना चाहिए, ताकि हमें एक अच्छा एसिड मिले। तो बेसिकली जो के ए होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/pK। अगर कुछ समझ ना आए तो ऐसे लिख लिख के ट्राई करने से ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये इससे हमें ये सम देखो, पीके और के का रिलेशन मिल गया, इनवर्स है। तो यहाँ पे बेसिकली कहना चाह रहा है के जितना ज्यादा होगा, पीके जितना कम होगा उतना अच्छा वो एसिड होगा। तो एक ही बात हो गया, पी के ज्यादा मतलब पीके कम। तो दैट इज, तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हम लोग इक्विलिब्रियम में देखते हैं, पीके इज इक्वल्स टू माइनस लॉग के। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर दैट इज के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ये भी बहुत अच्छा की पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, 1/मॉलिक्यूलर वेट के, मतलब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा मॉलिक्यूलर वेट के। तो ऑब्वियसली फॉर्मिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड होगा एज कम्पेयर टू इथानोइक एसिड। तो इस सबका के का वैल्यू दिया हुआ जो आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे कंपैरिजन के लिए लिख के रखा है मैंने। नेक्स्ट, द फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फैटी एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो फॉर्मिक एसिड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है देन ऑल फैटी एसिड। एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू टू लेस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। एसिटिक एसिड में मेन प्रॉब्लम क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ना ये H+ रिलीज नहीं कर पाता है इस। और सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्वियसली बहुत अच्छा एसिड है, तो क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब यहाँ पे H+ निकलना ज्यादा है। आई होप ये जो डिफिकल्ट पार्ट है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 1, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम OH ग्रुप। तो पहला है एक्शन विद ब्लू लिटमस। तो ऑब्वियसली कोई भी एसिड हो, चाहे वो मिनरल हो या ऑर्गेनिक,
वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ मेटल्स। तो ये हमारा नॉर्मल एसिड है, इसका मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा, यहाँ सोडियम एसिटेट, यहाँ जिंक एसिटेट। यहाँ पे मेटल नहीं होना चाहिए था, एक मिनट, ये मेटल की जगह पे बेस होना चाहिए था। तो रिएक्शन विद बेस में भी हमें एक सॉल्ट ही मिलेगा, ऑब्वियसली एसिड बेस का रिएक्शन है तो सॉल्ट मिलेगा। अब एक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ भी हमें सॉल्ट मिलेगा। तो हमें तीन सिचुएशन में सॉल्ट मिलेगा, अगर एक मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे तब भी सॉल्ट मिलेगा, बेस के साथ रिएक्ट कर रहे तब भी सॉल्ट मिलेगा, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे तब भी सॉल्ट मिलेगा। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद aqueous sodium carbonate solution provide bricks effervescence. However, most phenol do not provide effervescence. Therefore, this reaction can be used to distinguish between carboxylic acid and phenol. तो हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में देखा था कि फिनॉल भी थोड़ा एसिडिक होता है, तो तुम डिफरेंस कैसे पता करोगे कौन सा फिनॉल है और कौन सा एसिड? तो ये हम लोग बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट टेस्ट कर सकते हैं जिसमें CO2 रिलीज हो रहा है। तो बेसिकली वहां पे सॉल्ट बनता है, मतलब फिनॉल के साथ भी रिएक्शन में सॉल्ट बनता है, बट वहां पे CO2 रिलीज नहीं होता, और यहाँ पे CO2 रिलीज होने के कारण ही ये एक्सेप्शनल बना देता है लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड को फिनॉल से। नेक्स्ट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। तो एसिड क्लोराइड है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन देख रहे हैं, वहां पे हम लोगों ने एसिड क्लोराइड से एसिडिक एसिड बनाया था, अब कैसे एसिडिक क्लोराइड बन रहा है वही देख रहा है। तो एसिडिक एसिड को PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें एसिड टाइल क्लोराइड मिलेगा, अगर PCl3 के साथ करेंगे तो वही सेम प्रोडक्ट, बट यहाँ पे बाय प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा, सेम रहता है। PCl5 के साथ POCl3 हमेशा मिलेगा, और PCl3 के साथ H3PO3। और अगर हम लोग थायोनिल प्रोडक्ट SOCl2 यूज करें तो SO2 मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस हमारा बाय प्रोडक्ट में आता है। नेक्स्ट इज फॉर्म एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन तो हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा था, तो यहाँ पे बस बता रही हूँ, ये एसिड का OH जाता है और अल्कोहल का H जाता है, और लास्ट में हमें फ्रूटी स्मेलिंग इथाइल एसीटेट या एस्टर मिल जाता है। Next is the reaction is shifted to the right by using excess alcohol or removal of water by distillation. तो अगर हम लोग को रिएक्शन को प्रोडक्ट की तरफ बढ़ाना है तो हमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन नहीं, जब अल्कोहल के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, या तो फिर वाटर को हमें निकालना पड़ेगा डिस्टिलेशन से। तो ये सारा कुछ ना फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टूवर्ड्स एस्टरिफिकेशन। तो सबसे ज्यादा अच्छा मिथाइल अल्कोहल होता है, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन वैसे टर्शरी यूज ही नहीं करना, अगर टर्शरी यूज करें तो कुछ एक्सेप्शन होता है जो मैंने अल्कोहल चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, तो अगर कुछ भी डाउट है तो वहां जाकर देख लो, वहां ज्यादा अच्छे से ये पॉइंट नंबर B एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लेज ओनली माइनर रोल। तो ये रहा एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा अच्छा एसिड होता है, यहाँ पे 3 डिग्री है तो ये उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। When methanol is taken in place of ethanol, the reaction is called trans-esterification. तो ये पॉइंट भी हाईलाइट कर लो, a new term trans-esterification। तो अगर हम लोग यहाँ पर इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल यूज करें तो हमें इस रिएक्शन के नाम को ट्रांस एस्टरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो अब हम मैकेनिज्म देखते हैं। अब प्रोटॉन अटैक्स द कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ एसिटिक एसिड। ये प्रोटॉन है, ये O को अटैक करेगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, फिर ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे C पे प्लस आएगा। फिर स्टेप 2, ये अल्कोहल का O इस C पे अटैक करेगा, और फिर ऐसा कुछ देखने को हमें मिलेगा, और ये वाटर निकल जाएगा। देखो ये वाटर बन गया और फिर निकल जाएगा, तो प्लस चार्ज C पे आ जाएगा। बस प्लस को बैलेंस करने के लिए ये OH निकलेगा, और एक H निकल जाएगा ताकि यहाँ डबल बॉन्ड बन जाए।
तो एक्चुअली यहाँ पे H प्लस से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था और लास्ट में हमें यहाँ पे H प्लस वापस मिल गया। तो H प्लस हमारा कैटलिस्ट है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन में मिल जा रहा है। तो लास्ट में हमें मिल गया इथाइल एसीटेट। तो अभी फॉर्मेशन ऑफ अमाइड देखते हैं, मतलब अमाइड बनता कैसे। हम लोगों ने अमाइड से एसिटेट एसिड तो बना लिया, अब अमाइड ही कैसे बना यही नहीं पता हमें। तो चलिए उसको देखते हैं। तो बेसिकली जो वहाँ पे प्रोडक्ट है वो यहाँ पे रिएक्टेंट रहेंगे। तो एसिड प्लस अमोनिया को हीट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा मिल रहा है, और इससे हम लोग वाटर निकाल देंगे तो हमें अमाइड मिल जाएगा। बेसिकली ऑर्गेनिक में ना वाटर निकालने का ही गेम होता है। तो जो जो जितना अच्छे से समझ पाए वाटर कब निकलेगा, कहाँ निकलेगा, उसके लिए ऑर्गेनिक इजी हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। तो ये हमारा एसिटिक एसिड बना है P2O5। अगर हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ वाटर निकला, यहाँ यहाँ भी देखो कुछ नहीं करना है ऑर्गेनिक में, बस मोस्ट ऑफ द केसेस में तुमको पानी निकाल। यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, बस दोनों को फ्यूज कर दिया है, फिर वाटर निकाल दिया, तुम्हारा अमाइड बन गया। यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, बस वाटर निकाल दिया, तुम्हारा एसिड एनहाइड्राइड बन गया। यहाँ पे ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट यूज हो रहा है, दैट इज हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहा है। तो हमें एक एल्केन मिल गया और ये इतना बड़ा कंपाउंड मिल गया, दैट इज RCOMgPr। ये एक एस्टर है। नेक्स्ट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग अटैक ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज COOH। हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। तो कैल्शियम सॉल्ट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इट्स नथिंग बट कीटोन मिलेगा। नेक्स्ट हमारा फेवरेट रिएक्शन जिसको बोलते हैं कोल बेस सिंथेसिस। इतनी बार अभी तक ये शायद फोर्थ टाइम मैं पढ़ा रही हूँ, तो आई तक थिंक अभी तक तो तुम लोग को रट जाना चाहिए ये। यहाँ हम लोगों ने एक सोडियम सॉल्ट लिया है, इसको हीट किया तो प्लस माइनस में टूट गया। फिर ये जो इसको हम लोग फिर एनोड में हमें लेकर गए तो ये R जुड़ गया, CO2 निकल गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड में चला जाएगा तो Na+ से Na बन जाएगा। पानी का ऑब्वियसली ये सारा रिएक्शन तो पानी में ही हो रहा है, तो पानी के साथ Na रिएक्ट करके वापस बेस बना लेगा और H2 रहेगा, और H2 यहाँ पर है मतलब H2 निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पे पोटेशियम को लेके एक्सप्लेन किया गया है। पानी में इलेक्ट्रोलाइज किया तो हमें इथेन मिला, CO2 मिला, बेस मिला और H2 मिला। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। हंस डीकर रिएक्शन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये एक्चुअली वहां पे प्रिपरेशन में था, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर हम लोग रिएक्शन में देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ सिल्वर एसिटेट को अगर हीट कर रहे हैं CCl4 के प्रेजेंस में तो यहाँ Br है, एक Ag लेके जाएगा Br, CO2 निकलेगा और यहाँ पे Br लग जाएगा एक मिथाइल के साथ। इन हंसडी का रिएक्शन 1 कार्बन आटम लेस एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म फ्रॉम द एसिड सॉल्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लाइक यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड है बट हमारा प्रोडक्ट 1 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेप डाउन रिएक्शन हो रहा है, एक कार्बन कम हो जा रहा है हंसडी का रिएक्शन में। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, दैट इज स्मिथ रिएक्शन। यहाँ पे एसिड और हाइड्राजोइक एसिड हम लोगों ने लिया है, इसको H2SO4 इतने सारे एसिड का मिक्सचर किया तो हमें प्राइमरी अमाइन मिल गया। बस सीधा सा बात है, अगर बहुत सारा एसिड तुम्हें देखने को मिल जाए तो मतलब वहां पे अमाइन बन रहा है। यहाँ पे CO2 निकलेगा N2 और एक N तो ऑलरेडी R के पास चला गया है। तो मैकेनिज्म भी देख लेते हैं भाई, यहाँ पे भी कार्बन कम हो रहा है। तो हंस डीकर रिएक्शन और स्मिथ रिएक्शन में एक कार्बन कम हो रहा है। तो बेसिकली एसिड है तो पहले से एज यूजुअल H अटैक करेगा, फिर ये NH जो NH3 है, NH3 नहीं है जी, रुको, NH3 नहीं है ये N3H है। तो N3H अटैक करेगा और उसके बाद यहाँ पे रीअरेंज होगा सब कुछ, प्लस साइन का रीअरेंज, यहाँ पे वाटर निकलेगा, फिर N2 यहाँ N2 बन गया, फिर N2 निकल जाएगा, फिर ये प्लस है और यहाँ पे NH है,
तो ये वापस रीअरेंज करके कुछ ऐसा चीज बनाएगा और फिर यहाँ से H2 हो जाएगा, H2 इसके पास और O इसके पास, तो NH2 और OCO2 बाहर निकल जाएगा हमारा। ये बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ दिन में मैं ट्राई करूंगी पेन टैब से पढ़ाने का ताकि ज्यादा अच्छे से तुम लोगों को समझ में आए। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल मेंबर ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड। ये मिथाइल अल्कोहल है तो हमें फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड कर रहे हैं तो एसिटिक एसिड मिलेगा। तो बेसिकली 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन था तो 1 कार्बन मिला। यहाँ पे हम लोग एक साइनाइड को लिए हैं तो इससे में वाटर डाल के HCl डाल के एक एसिड बना रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हमारा एसिड बन रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फ्रॉम एसिटाइल। Acetylene is first converted into acetaldehyde by passing through 40% sulfuric acid at 60 degrees Celsius in presence of 1% HgSO4 catalyst। तो बेसिकली मैंने पहले भी बताया था एसिटाइलिन को अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ना ही सबसे मुश्किल काम है, तो इसके लिए हमें कोई हैवी मेटल लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मोस्टली हम लोग HgSO4 ही लेते हैं ताकि हम लोग ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सके। तो पहला यहाँ पे काम होता है एसिटाइलिन को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करो, फिर एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया जाता है एसिटिक एसिड में बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटल्डिहाइड वेपर एंड एयर ओवर मैनेजियस एसीटेट एट 70 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ मैंगनीज एसीटेट यूज हो रहा है और 70 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। अगर याद रख सकते हो तो इट्स गुड, अगर याद नहीं रख पा रहे हो देयर इज नो इशू, क्योंकि इससे सवाल नहीं आने वाला। तो टेम्परेचर से सवाल नहीं आएगा, बाकी क्वेश्चन आ सकता है कि एसिटाइलिन को तुम कैसे एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। और बोर्ड्स का तो फेवरेट है कि भाई किसी चीज को कन्वर्ट कर दो किसी चीज में, तो ये वाला तुम स्टार मार्क लेके रख सकते हो कि एसिटाइलिन को एसिड में कैसे कन्वर्ट करना है। Next is acetylene required for this purpose is obtained by action of water on calcium carbide। तो कैल्शियम कार्बाइड का यहाँ पे हमें एसिटाइलिन मिला कैसे, तो यहाँ पे हम लोग एक कैल्शियम कार्बाइड का वाटर में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और C2H2 मिलेगा, ये तो हमने पहले भी देखा था। द yield is very good and the strength of acid prepared is 97%। The method is also quite cheap। तो ये तो भाई अब तो स्टार मार्क हो ही गया क्योंकि 97% एसिड बन जाता है इस प्रोसेस से। तो सोच सकते हो कि भाई इंडिया में तो ऐसे भी कुछ भी अगर 50% से ज्यादा हो रहा है तो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, 97 बन रहा है तो ऑब्वियसली ये तो आएगा फॉर श्योर एग्जाम में, तो इसको अच्छे से देख के जाना फ्रॉम एसिटाइलिन से कैसे एसिड बन रहा है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज यूज कर रहे हैं और इसके साथ एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। यहाँ मेन फोकस हमारा एसिटिक है। अगर नॉर्मल मेटल के साथ करेंगे तब भी हमें सॉल्ट मिलेगा, बेस के साथ करेंगे तब भी सॉल्ट मिलेगा, अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कोई कार्बोनेट तब भी सॉल्ट मिलेगा। करते हैं PCl5 या PCl3 SOCl3 तो हमें एसिड क्लोराइड मिलता है। P2O5 मिले तो एनहाइड्राइड मिलेगा। NH3 यूज कर रहे हैं तो हमें अमाइड मिलेगा। LiLH4 यूज कर रहे हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तो रिड्यूस कर देगा, एकदम इनिशियल स्टेज में रिड्यूस कर, एकदम इतना अच्छा रिड्यूसर है कि भाई अल्कोहल से तुम बनो हम तुमको अल्कोहल ही बना देंगे। तो NaOH के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है CO, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये सोडा लाइम के साथ है। तो सोडा लाइम के साथ मैंने बताया था कि जो NaO के साथ जो भी लगा हो, यहाँ H लगा है तो ये पूरा एसिड हटेगा और CH3 के बाद H लग जाएगा, यहाँ CH4 बन गया। अगर NH3 के साथ हो रहा है तो CH3 NH2 बन जाएगा। Cl2 रेड फॉस्फोरस के साथ दिस इज HVZ रिएक्शन हो रहा है, तो पहले हमारा एक क्लोरीन लगेगा, फिर दूसरा क्लोरीन लगेगा, फिर तीनों क्लोरीन लग जाए। तो बेसिकली HVZ रिएक्शन में हमारा सारा जितना भी H है C से जुड़ा हुआ उस सब कोई Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा फेवरेट पार्ट दैट इज कंपैरिजन। हर बार हम लोग किसी ना किसी चीज को कंपेयर करते हैं, तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं फॉर्मिक एसिड एंड एसिडिक एसिड। तो पहले प्रॉपर्टीज ये एस्टर फॉर्मेशन,
दोनों ही अल्कोहल के साथ ट्रीट करने से एस्टर बना देता है। PCl5 के साथ भी एसिड क्लोराइड बना देता है। अमोनिया के साथ हीट करने से अमाइड बना देता है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें CO मिल जा रहा है, बट ये अनअफेक्टेड रह रहा है। नेक्स्ट, अगर कोई सॉल्ट के साथ, लाइक कैल्शियम सॉल्ट के साथ अगर हीट कर रहे हैं तो हमें यहाँ फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ एसिटल नहीं, यहाँ पे कीटोन मिल रहा है। वाह, यहाँ कीटोन मिल रहा है और यहाँ पे एल्डिहाइड मिल रहा है। नेक्स्ट, सोडियम सॉल्ट के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सोडा लाइम के साथ यहाँ रिएक्शन हो रहा है, दैट इज Na2CO3 बन रहा है। ये तो बाय प्रोडक्ट है, तो मेन प्रोडक्ट हमारा H2 है, क्योंकि यहाँ से H हटाओ और दूसरा H जोड़ दो, तो यहाँ पे CH4 बन रहा है। टॉलरेंस रिएजेंट ऑब्वियसली यहाँ पे दे रहा है, ये एक एक्सेप्शन है कि एक एसिड होते हुए भी ये टॉलरेंस टेस्ट देता है। रुको, तो ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3। तो ये कोई भी एसिड नहीं देता, सिर्फ फॉर्मिक एसिड जो है वो टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और मर्क्यूरिक क्लोराइड टेस्ट, ये और एसिडिफाइड KMnO4, ये 4 टेस्ट जो होता है, जो बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं, बट ये इकलौता एसिड है जो ये सारे टेस्ट देता है। और बाकी एसिड मैंने जैसे बोला था नहीं शो करते, तो ये सारे अनअफेक्टेड है। तो टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, मर्क्यूरिक क्लोराइड और एसिडाइड KMnO4, ये सारे टेस्ट कौन देता है? फॉर्मिक एसिड, और एसिटिक एसिड हमारा अनअफेक्टेड रहता है। नेक्स्ट, अब हम कुछ और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले हैं। वहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड पे फोकस किया था, और यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पे फोकस करता है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोजेन विथ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मतलब साइनोजेन CnCN को बोलते हैं। तो इसको अगर हम लोग HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें ऑक्सिलिक एसिड मिलेगा। लैबोरेटरी में कैसे बनता है? सुक्रोज को अगर हम लोग HNO3 और V2O5 के प्रेजेंट में ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा। इंडस्ट्रियल मेथड है सोडियम फॉर्मेट को 360 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग हीट करेंगे तो सोडियम ऑक्सीलेट मिलेगा। और फिर सोडियम फॉर्मेट को अगर मिलता कैसे ये देखते हैं, बाय पासिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ओवर फाइन पाउडर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH का पाउडर फॉर्म में अगर CO पास किया जाए तो हमें सोडियम फॉर्मेट मिल जाता है। बस ये 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 80 से 10 ATM हमारा प्रेशर रहता है। द सोडियम oxalate thus formed is dissolved in water and calcium hydroxide is added. The precipitation of calcium oxalate is formed, which is separated by filtration. It is decomposed with calculated quantity of dilute sulfuric acid. तो बेसिकली ये हमारा पहले लाइक ये सॉल्ट है, ये बेस है, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्सिलेट बनाएगा। यहाँ पे डिफरेंट, क्योंकि Na का वैलेंसी 1 होता है तो एक एक जुड़ा हुआ, और Ca का वैलेंसी 2 होता है तो दोनों के साथ एक साथ जुड़ गया है। अब इसको अगर हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें वापस ऑक्सैलिक एसिड और कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। ये सल्यूबल होता है और इनसॉल्यूबल होता है, तो हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एस्टरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। पहले अल्कोहल ऊपर वाले के साथ रिएक्ट करेगा, फिर नीचे वाले के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये कुछ ऐसे, ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, ये कुछ ऐसे रिएक्ट करके मतलब वाटर निकला और हमारा इथाइलिन ऑक्सिलेट बन गया। नेक्स्ट रिडक्शन, तो यहाँ 4H के साथ रिड्यूस करें तो हमें ग्लाइकोलिक एसिड मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हैं तब भी हमें ग्लाइकोलिक एसिड मिल रहा है, और ग्लाइऑक्सिलिक एसिड भी मिल रहा है। मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर हम लोग जिंक के प्रेजेंस में रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिल रहा है, ये डिफरेंस। नेक्स्ट सक्सिनिक एसिड और ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ये 4th पोजीशन पे है। It was first obtained by distillation of yellow fossil resin
amber, hence its name as succinum amber. तो सक्सीनम मतलब अंबर होता है लैटिन में. इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन स्मॉल अमाउंट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर. तो ये बेसिकली बनता कब है, जब शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं हम लोग, तब भी ये स्मॉल अमाउंट पे बनता है. बाकी येलो फॉसिल रेजिन अंबर और इन सब का डिस्टिलेशन करने से हमें सक्सिनिक एसिड मिल जाता है. नेक्स्ट हम लोग अभी इथाइलिन से सक्सिनिक एसिड बना रहे हैं. तो इथाइलिन को Br2 के प्रेजेंस पे रिएक्ट करवाया, फिर NaCN के साथ रिएक्ट करवाया, फिर अगर साइनाइड बन ही गया तो साइनाइड से हमें एसिड बनाना आता है. नेक्स्ट इज फ्रॉम मैलिक एसिड. मैलिक एसिड के साथ अगर कैटालिटिक रिडक्शन मतलब NiH2 और हीट दे तो हमें एसिड मिल जाएगा, और ये हमारा इंडस्ट्रियल मेथड होता है. तो मैलिक एसिड से प्रिपेयर करना हमारा इंडस्ट्रियल मेथड है. नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ टार्टरिक एसिड और मैलिक एसिड. ये रहा टार्टरिक एसिड, इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलेगा सक्सिनिक एसिड, और मैलिक एसिड को भी रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलेगा सक्सिनिक एसिड. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. तो सक्सिनिक एसिड गिव्स द यूजुअल रिएक्शन विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन. तो अगर हम लोग इसको हीट कर रहे हैं 300 डिग्री पे तो हमें सक्सिनिक अनहाइड्राइड मिलेगा, पानी निकल जाएगा. अमोनिया के साथ ऐसा रिएक्ट करेगा, पहले एक एक वाटर के साथ पहले अमोनियम सक्सीनेट बनाएंगे, फिर सक्सिन अमाइड बनाएंगे, और फिर लाइक वाटर निकाल के अमोनिया निकाल देंगे और लास्ट में हमारा सक्सिनामाइड बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वाला. Br2 के साथ अगर इस सक्सिनामाइड को Br2 के साथ रिएक्ट करें तो हमें NBS, जो हमारा बहुत ही अच्छा रिएजेंट है एल्केन हैलाइड के लिए, तो वो बनेगा. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर NBS कैसे बनता है वो देखा. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद इथाइलिन ग्लाइकॉल. तो ये बेसिकली हमारा एक ग्लाइकॉल है जहाँ पानी पानी बस पानी निकालो एंड देन यू विल गेट अ पॉलीएस्टर ओवर हियर. तो बेसिकली छोटे छोटे टुकड़े जोड़ने के लिए पानी निकालो, बॉन्ड बनेगा, पानी निकालो, बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बन गया n टाइम्स. तो व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज, इथाइलिन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड. तो एनोड बनता है हमारा, एनोड पे बनता है हमारा इथाइलिन. सो नेक्स्ट इज बेंजीन. बेंजीन से हम लोग मतलब ये सारे पॉलीमर के कुछ फंडे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं. तो बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनाया पहले H2 कैटलिस्ट डाल के, फिर इसको बोरिक एसिड डाल के साइक्लोहेक्सानॉल बनाया, फिर यहाँ पर और कुछ रिएजेंट डाल के साइक्लोहेक्सेनोन बना दिया, और इसको जब NH3 के साथ रिएक्ट किया तो हमें एडिपिक एसिड मिल गया. एडिपिक एसिड का यूज हम लोग पॉलीमर में देखेंगे. नेक्स्ट इज फ्रॉम टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF. ये THF का स्ट्रक्चर है. इसको भी CO और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें एडिपिक एसिड मिलेगा. बेसिकली यहाँ पे एडिपिक एसिड का हम लोगों ने दो प्रिपरेशन मेथड देखा. पहला बेंजीन से जो कि इंडस्ट्रियल मेथड है, और नेक्स्ट हमने टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के साथ भी रिएक्शन देखी. सो दैट्स ऑल. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में बताना कि आज का क्लास कैसा लगा. ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय.